वेलकम बैक टू माय चैनल। म्यूजिक के वन लाइनर सीरीज के 6th पार्ट में आपका स्वागत है। तो 6 नंबर वीडियो आज हम लोग करेंगे, जो हम लोग वन लाइनर सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो उसका 6th नंबर वीडियो आज हम लोग कर रहे हैं। 5 वीडियो पहले हो चुका है और आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को फिर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, इसमें कह रहा है बसंत ताल में कितनी मात्राएं होती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बसंत ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो बसंत ताल में 9 मात्राएं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लक्ष्मी ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो लक्ष्मी ताल में कितनी मात्राएं होती है फ्रेंड्स। तो लक्ष्मी ताल में 18 मात्रा होती है। नेक्स्ट है हमारा, उस्ताद चांद खां किस घराने से थे। तो उस्ताद चांद खां जो थे ये दिल्ली घराने से थे। ठीक है, उस्ताद चांद खां दिल्ली घराने से थे। फिर ये अप्रचलित रागों में गायन किस घराने की विशेषता है। तो अल्लादिया खां के घराने की विशेषता है। अप्रचलित रागों में गायन ये अल्लादिया खां घराना की विशेषता है। श्रीनिवास ने शुद्ध गौ की तार पर लंबाई कितनी निर्धारित की है। तो श्रीनिवास ने शुद्ध गौ की तार पर लंबाई 30 इंच निर्धारित की है। नेक्स्ट है, राग शुद्ध कल्याण का वादी स्वर क्या है। तो राग शुद्ध कल्याण के बारे में पूछा गया है कि इसका वादी स्वर क्या है। तो वादी गौ है। ठीक है, राग शुद्ध कल्याण का वादी क्या हो गया, गौ हो गया। संवादी पूछेगा तो ध हो जाएगा, और ये भूप कल्याण जो कि अन्य कल्याण है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है म प नी सा प ध म प रे ग सा रे नी नी सा, यह किस राग की स्वर संगति है। तो ये जो है गौनी कोमल लग रहा है, तो ये देसी राग की स्वर संगति है। नेक्स्ट है, राग रामकली की जाति क्या है। तो राग रामकली की जाति है साड़व संपूर्ण। ठीक है, साड़व संपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राग ललित का गायन समय क्या है। तो राग ललित का गायन समय हो जाता है दिन का प्रथम प्रहर। ठीक है, दिन का प्रथम प्रहर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, राग गौर सारंग का वादी स्वर क्या है। तो वादी हो जाएगा गौ, संवादी ध हो जाएगा राग गौर सारंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का है सा नी ध नी, ये है सा नी ध नी ध म ग, यह किस राग की स्वर संगति है। तो ये है सोहनी राग की स्वर संगति। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राग कामोद का संवादी स्वर क्या है। तो राग कामोद का संवादी स्वर क्या है। तो यहाँ वादी स्वर दिया है, प हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राग झंझोटी किस ठाट से जनित राग है। तो ये खमाज ठाट से जनित राग है। राग कामोद का आप लोग वादी संवादी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे संवादी पूछा है लेकिन वादी प दिया है, तो संवादी फिर क्या होगा देख लीजिएगा। तो राग झंझोटी किस ठाट से जनित राग है। तो ये है खमाज ठाट से। फिर है, राग सिंदूरा किस ठाट का राग है। तो ये काफ़ी ठाट से जनित राग है, राग सिंदूरा। फिर है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जून 1897 में बड़ौदा रियासत में और जहाज ग्राम में। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो इससे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये मिला था 1955 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे। ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित रामभाऊ कुंदोलकर। पंडित रामभाऊ कुंदोलकर के गुरु कौन थे। तो उस्ताद करीम खां जो थे ये थे पंडित रामभाऊ कुंदोलकर के गुरु। नेक्स्ट है, आर्य संगीत विद्यालय। ठीक है, आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे अब्दुल करीम खां ही, और ये साल था 1913 में पूना में किए थे। ठीक है, आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना अब्दुल करीम खां 1913 में पूना में किए थे। नेक्स्ट है हमारा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी।
तो मृत्यु कब हुई थी? जन्म तो हो गया था 24 जून 1897 में और मृत्यु हुआ था 27 अक्टूबर 1967 में। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था? 1967 में 27 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का संगीत पारिजात। संगीत पारिजात में कितने प्रकरण हैं? तो संगीत पारिजात में हो जाते हैं 5 प्रकरण। एक है स्वर प्रकरण, एक है मूर्छना प्रकरण स्वर, फिर है विस्तार प्रकरण, गमक प्रकरण, फिर है समय प्रकरण। ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खां का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1870 में हुआ था, शिवपुर में, त्रिपुरा के शिवपुर में। अलाउद्दीन खां का जन्म त्रिपुरा के शिवपुर में 1870 में हुआ था। पंडित अलाउद्दीन खां ने तबला और पखावज में किस गुरु से सीखा था? तो पूछा जा रहा है पंडित अलाउद्दीन खां जो हैं ये तबला और पखावज किन से सीखे थे, उनके गुरु कौन थे तबला और पखावज के? तो ये स्वर्गीय नंदा बाबू थे। ठीक है, स्वर्गीय नंदा बाबू अलाउद्दीन खां के गुरु रह चुके हैं तबला और पखावज के। नेक्स्ट है हमारा पंडित अलाउद्दीन खां। पंडित अलाउद्दीन खां ने वायलिन, क्लोरोनेट और बांसुरी किसे सीखी? तो पंडित अलाउद्दीन खां ने पंडित अलाउद्दीन खां ने वायलिन, क्लोरोनेट और बांसुरी जो है ये अमृतलाल दत्त से सीखे थे, जिनको हब्बो दत्त भी कहते हैं। ठीक है। फिर है पंडित अलाउद्दीन खां ने सुर श्रृंगार की शिक्षा किससे ली थी? तो पंडित अलाउद्दीन खां ने वजीर खां से ली थी सुर श्रृंगार की शिक्षा। पंडित अलाउद्दीन खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 सितंबर 1972 में हुई थी। पंडित अलाउद्दीन खां की मृत्यु 6 सितंबर 1972 में हुई थी। नेक्स्ट है इमदाद खां का जन्म कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था इमदाद खां का जन्म। इमदाद खां के पिता का नाम क्या था? तो साहबदाद खां था इनके पिता का नाम। वाजिद खां किसके पुत्र थे? तो इमदाद खां के पुत्र ही थे वाजिद खां। ठीक है, वाजिद खां किसके पुत्र थे? तो इमदाद खां के पुत्र थे। फिर है आपको विलायत खां किसके पुत्र थे? तो ये इनायत खां के पुत्र थे। वाजिद खां पुत्र थे आपको इमदाद खां के और विलायत खां के पुत्र थे इनायत खां के। इमदाद खां की मृत्यु कब हुई थी? तो इंदौर में 1920 में हो गई थी। इमदाद खां की मृत्यु इंदौर में 1920 में हो गई थी। इनायत खां का जन्म कब हुआ था? तो 16 जून 1895 को इटावा में हुआ था। इनायत खां का जन्म 16 जून 1895 इटावा में हुआ था। इनायत खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1938 को हुई थी। इनायत खां की मृत्यु 11 नवंबर 1938 को हुई थी। नेक्स्ट है हमारा आए न बालम का करू सजनी याद पिया की आए, यह किसकी गाई गई ठुमरी है? ये ठुमरी जो है आए न बालम का करू सजनी याद पिया की आई, ये है बड़े गुलाम अली खां की ठुमरी। फिर है बरकत अली, मुबारक अली तथा अमीन अली किसके भाई थे? तो ये बड़े गुलाम अली खां के ही भाई थे तीनों, बरकत अली, मुबारक अली तथा अमीन अली। फिर है बड़े गुलाम अली खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 23 अप्रैल 1968 में हुई थी। बड़े गुलाम अली खां की मृत्यु 23 अप्रैल 1968 में 1968 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उस्ताद फयाज खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था और 1886 में हुआ था। उस्ताद फयाज खां का जन्म 1886 में आगरा में हुआ था। ख्याल में नोम तुम का आलाप लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये फयाज खां ही थे। ख्याल में नोम तुम का आलाप लेने वाले व्यक्ति फयाज खां थे। मोरे मंदिर अब लौ नहीं आए किसकी रचना है? तो फयाज खां की ही रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, मोरे मंदिर अब लौ नहीं आए किसकी रचना है? फयाज खां की रचना है। फयाज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1950 में हो गई थी फयाज खां की मृत्यु। हद्दू खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। ठीक है, हद्दू खां की मृत्यु जो है ये 1875 में हुई थी। राजा मानसिंह तोमर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1519 में हुई माना जाता है। ठीक है,
1519 में माना जाता है राजा मानसिंह तोमर की मृत्यु। नेक्स्ट है हमारा राग तत्व विबोध। राग तत्व विबोध में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राग तत्व विबोध में 8 अध्याय हैं। स्वर मेल कलानिधि में 5 अध्याय हैं। स्वर मेल कलानिधि में 5 अध्याय हैं। गुरु की मात्रा का कालमान क्या है? तो 8 मात्राएं, चिन्ह है एस के अवग्रह जैसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्नाटकी अष्टताल में कितने विभाग होते हैं? तो कर्नाटकी अष्टताल में 4 विभाग होते हैं। अद्धा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। संपदी ताल है ये। फिर है मध्य ताल में कितनी मात्राएं होती है? 18 मात्रा होती है और 9 विभाग होते हैं। संपदी ताल है ये भी मध्य ताल। फिर है हमारा तिलवाड़ा ताल में किस मात्रा पर खाली होता है? तो तिलवाड़ा ताल में 16 मात्रा होती है। ठीक है, खाली 9 पे होता है और ताली 1, 5, 13 पे होता है। तिलवाड़ा ताल में 16 मात्रा होती है, खाली 9 पे होती है और ताली 1, 5, 13 पे होती है। नेक्स्ट है हमारा रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। 3 2 2 करके ऐसा मात्रा उसका बटा रहता है। फिर है 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 12 मात्राएं होती है। 6 विभाग होते हैं। ठीक है, किसमें? तो 4 ताल में। नेक्स्ट है तिलक कामोद। तिलक कामोद किस जाति का राग है? तो औडव साडव जाति का राग है। आरोह में गौ ध और अवरोह में रे वर्जित स्वर है। ठीक है, आरोह में क्या वर्जित है? गौ ध और अवरोह में रे वर्जित है तिलक कामोद में। नेक्स्ट है राग जौनपुरी का गायन समय। राग जौनपुरी का गायन समय है दिन का दूसरा प्रहर। ठीक है, राग जौनपुरी का गायन समय क्या है? दिन का दूसरा प्रहर। तीव्रा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तीव्रा ताल में जो है 7 मात्राएं हैं। ठीक है, राजन रघुवीर धीर भजन भव भीर पीर किस प्रकार की गायन विधा का गीत है? ये ध्रुपद है। ठीक है, राजन रघुवीर धीर भजन भव भीर पीर ये है ध्रुपद गायन। ठीक है, फिर है हमारा बड़े ख्याल की रचना किस सती में मानी गई है? तो 15वीं सती में मानी गई है बड़े ख्याल की रचना। त्रिवट में किस किस विधा को सम्मिलित किया जाता है? फिर है तो त्रिवट में जो है ये सम्मिलित किया जाता है कविता के बोल, तराने के बोल, पखावज या तबले के बोल। ठीक है, 3 बोल हैं इसमें त्रिवट में, कविता के बोल, तराने के बोल और पखावज या तबले के बोल। इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? तो विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 में बम्बई के बालकेश्वर में हुआ था। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को। संगीत में आधार स्वर किसे माना जाता है? तो सा जो है इसको आधार स्वर माना जाता है। किताबे नौरस की रचनाकार कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो हैं ये हैं किताबे नौरस के रचनाकार। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पंडिताराध्य चरितम के लेखक कौन है? तो सोमनाथ हैं। पंडिताराध्य चरितम के लेखक जो हैं ये सोमनाथ हो गए। फिर है प्रबंध के कौन से भाग से ध्रुपद का विकास हुआ? तो सालग सुर भाग जो है प्रबंध का उससे हुआ है ध्रुपद का विकास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर है प्रबंध में ढेंकी क्या है? तो ढेंकी शुद्ध सुर है। फिर है उस गीत प्रकार का नाम बतलाइए जिससे खटकेदार तानों का प्रयोग होता है। जिसमें खटकेदार तानों का प्रयोग होता है तो ये टप्पा हो जाएगा। फिर है सारंग देव ने संगीत रत्नाकर में राग के कितने लक्षण बताए हैं? तो राग के लक्षण सारंग देव 13 बताए हैं। फिर है 10वीं राग वर्गीकरण की व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है? संगीत रत्नाकर में की गई है 10वीं राग वर्गीकरण की व्याख्या। फिर है हमारा राग विबोध के रचनाकार हैं सोमनाथ। भरत भाष्य के रचनाकार हैं नान्यदेव। बृहदेशी में मतंग ने कुल कितने अलंकार माने हैं? तो 33 अलंकार माने हैं। राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बृहदेशी में मिलता है।
दत्तिल ने अपने ग्रंथ दत्तिलम में कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो 18 जातियों का उल्लेख किया है। फिर है संगीत राज का रचनाकाल क्या है? तो 1480 है। संगीत राज का रचनाकाल क्या है? 1480 है। फिर है भरत भाष्य में कितने अध्याय हैं? तो 17 अध्याय हैं। भरत भाष्य का अन्य नाम क्या है? तो हृदय अलंकार जो है ये भरत भाष्य का ही अन्य नाम है। भरत भाष्य के पहले खंड का प्रकाशन किसने किया? तो भरत भाष्य के पहले खंड का प्रकाशन जो है पुंडरीक देसाई ने किए थे। कौन किए थे? पुंडरीक देसाई किए थे। फिर हमारा रस कौमुदी की रचना कौन किए थे? श्रीकंठ किए थे। रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ किए थे। गीत गोविंद का रचना काल क्या है? तो 12वीं शती में रचा गया था गीत गोविंद। 12वीं शती का ग्रंथ है गीत गोविंद। और गीत गोविंद का रचना कौन किए थे? जयदेव किए थे, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा वीणा के तारों पर सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना की परिचर्चा किस ग्रंथ में की गई है? तो सांगीत परिजात में की गई है। वीणा की तारों पर सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना का परिचर्चा की गई है संगीत परिजात में। फिर संगीत कलाधर की रचना की गई है 1902 में। संगीत कलाधर की रचना कब की गई? 1902 में की गई। नेक्स्ट है हमारा राधा गोविंद संगीत सार की रचना कब की गई? तो 1850 में। राधा गोविंद संगीत सार की रचना कब की गई थी? तो 1850 में की गई थी। सितार का पहला तार होता है लोहे का, ठीक है। सितार का पहला तार किसका होता है? लोहे का। सितार का बाज का तार कहते हैं पहला तार को। सितार का छठा तार किस स्वर से मिलाया जाता है? मध्य सा से। सितार में चिकारी के कितने तार होते हैं? तो 2 तार होते हैं चिकारी के सितार में। फिर हमारा चिकारी का तार प्रयोग किया जाता है झाला बजाने के लिए। सितार पर 2 स्वरों को एक दूसरे के साथ शीघ्रता से बजाना क्या कहलाता है? जमजमा कहलाता है। सितार में मिंड को क्या कहा जाता है? सूत कहा जाता है। सितार में मिंड को सूत कहा जाता है। सितार के बोल कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं? तो 2 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। सितार वादन की कितनी शैलियाँ प्रसिद्ध हैं? 2 शैलियाँ ही प्रसिद्ध है सितार वादन की। कितनी शैलियाँ? 2 शैलियाँ प्रसिद्ध है सितार वादन की। फिर हम लोग देख लेते हैं सितार वादन की 2 शैलियाँ प्रसिद्ध हैं। फिर हैं जगन्नाथ को कविराज की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? तो शाहजहाँ के द्वारा। जगन्नाथ को कविराज की उपाधि शाहजहाँ दिए थे, ठीक है। शाहजहाँ ने गुण समुद्र की उपाधि किसे दी थी? तो दिरंग खां को और ताल खां को, ठीक है। शाहजहाँ ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी दिरंग खां को और ताल खां को। फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका किस वर्ष में लिखा गया? तो 1660 में लिखा गया था चतुर्दंडी प्रकाशिका। संगीत राज कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? तो कृष्णानंद व्यास ने किए थे। संगीत राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा नर्तन निर्णय की रचना किसने की थी? तो पुंडरीक विट्ठल किए थे। नर्तन निर्णय की रचना पुंडरीक विट्ठल किए थे। संगीत परिजात संगीत कला विहार कहाँ से प्रकाशित की जाती थी? संगीत पत्रिका है, ठीक है। संगीत पत्रिका है जिसका नाम है संगीत कला विहार। ये कहाँ से प्रकाशित की जाती थी? तो बम्बई से प्रकाशित की जाती थी। संगीत पत्रिका संगीत लहरी ये कहाँ से प्रकाशित की जाती थी? तो झांसी से प्रकाशित की जाती थी। संगीत पत्रिका संगीतिका ये कहाँ से प्रकाशित की जाती थी? इलाहाबाद से प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट है हमारा सूल फाक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्रा होती है। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 6 विभाग होते हैं। एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 12 मात्राएं होती है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 8 मात्रा होती है। कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? विभाग हो जाते हैं कहरवा ताल में 4, ठीक है। कहरवा ताल में कितने विभाग? 4 विभाग। फिर है तीव्रा ताल में कितनी मात्रा? 7 मात्रा। तीव्रा ताल में विभाग कितने? तो 3 विभाग। झप ताल में कितनी मात्रा होती है? 10 मात्रा होती है। और दीपचंदी ताल में कितनी मात्रा होती है? 14 मात्रा होती है।
तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। ठीक है, तिवरा ताल में 7 मात्रा, तिवरा ताल में 3 विभाग, झप ताल में 10 मात्रा, दीपचंदी ताल में 14 मात्रा और तिलवाड़ा ताल में 16 मात्रा। रिपीट कर दिए, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट है तिलक कामोद की जाति। तो ये ऑर्डव साडव है। ठीक है, राग तिलक कामोद की जाति है ऑर्डव साडव। राग तिलक कामोद का वादी स्वर सा है। राग तिलक कामोद का वादी स्वर क्या है? सा है। राग तिलक कामोद का गायन समय क्या है? तो रात्रि का दूसरा प्रहर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये स्टेट बीपीएससी TRE 4 और बाकी सभी म्यूजिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये इसमें इम्पोर्टेंट हर क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो। नेक्स्ट है हमारा राग तिलक कामोद का ठाठ क्या है? तो खमाज ठाठ का राग है राग तिलक कामोद। फिर है राग जौनपुरी का ठाठ क्या है? तो असावरी ठाठ का राग है राग जौनपुरी। राग वृंदावनी सारंग का ठाठ है काफ़ी। राग वृंदावनी सारंग की जाति है ऑर्डव। ठीक है, राग वृंदावनी सारंग की जाति क्या है? ऑर्डव है। राग वृंदावनी सारंग में कौन सा विधा का गायन नहीं होता है? तो ठुमरी नहीं गाया जाता है। ठीक है, राग वृंदावनी सारंग में कौन सा विधा नहीं गाया जाता है? ठुमरी नहीं गाया जाता है। राग वृंदावनी सारंग के न्यास के बोल हैं सा रे प। राग वृंदावनी सारंग के न्यास के बोल क्या हैं? सा रे प। राग वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग क्या है? तो राग शूर मल्हार। ठीक है, राग वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग है राग शूर मल्हार। राग भैरव की जाति क्या है? संपूर्ण जाति का राग है राग भैरव। राग तिलंग का गायन समय क्या है? तो रात्रि का दूसरा प्रहर। राग तिलंग का गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको राग तिलंग का ठाठ। तो ये खमाज ठाठ का राग है। राग तिलंग में कौन सा स्वर वर्जित है? तो ये रे जो स्वर है ये वर्जित है राग तिलंग में। राग तिलंग का वादी स्वर है गौ। ठीक है, गौ है राग तिलंग का वादी स्वर। राग तिलंग में किस विधा का गायन नहीं होता है? तो बड़े ख्याल का गायन नहीं होता है राग तिलंग में। नेक्स्ट है हमारा राग तिलंग का संप्रकृति राग पूछा है। तो राग तिलंग का संप्रकृति राग है खमाज। राग तिलंग के न्यास के स्वर हैं सा ग प। ये है राग तिलंग का न्यास का स्वर। राग दुर्गा की जाति क्या है? तो ऑर्डव जाति का राग है राग दुर्गा। राग दुर्गा का ठाठ क्या है? तो बिलावल ठाठ का राग है राग दुर्गा। राग देश का ठाठ क्या है? तो खमाज ठाठ का राग है राग देश। राग देश की जाति क्या है? तो ऑर्डव संपूर्ण का है राग देश की जाति आपको हो जाती है। फिर है राग देश का संप्रकृति राग क्या है? तो सौरठ तिलक कामोद। ये है राग देश का संप्रकृति राग। फिर है राग आसावरी का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर। राग आसावरी का गायन समय कब है? दिन का दूसरा प्रहर। राग आसावरी की जाति है ऑर्डव संपूर्ण जाति। राग आसावरी की जाति क्या है? ऑर्डव संपूर्ण। राग आसावरी का वादी स्वर है धौ। राग आसावरी का वादी स्वर क्या है? धौ है। राग केदार का ठाठ है कल्याण। ठीक है, राग केदार जो ये कल्याण ठाठ का राग है। नेक्स्ट हमारा राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो मौ है। राग केदार का वादी स्वर मौ हो जाता है, कल्याण ठाठ का राग है। और राग केदार में शुद्ध और तीव्र दोनों मौ लगता है। राग केदार की जाति है ऑर्डव साडव। राग केदार का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। राग हिंडोल का ठाठ क्या है? तो कल्याण ठाठ का राग है राग हिंडोल। राग हिंडोल की जाति क्या है? तो ऑर्डव जाति का राग है राग हिंडोल। हिंडोल की प्रकृति क्या है? तो गंभीर प्रकृति का राग है। नेक्स्ट हमारा गंभीर प्रकृति का राग हो गया राग हिंडोल। उसके बाद है हमारा राग बहार जो है ये है काफ़ी ठाठ का राग। राग हमीर जो है इसका गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। राग हमीर है, इसका गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर। आप लोग रिपीट में भी वीडियो को देख सकते हैं और नोट करने का मन तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर ये सब जो भी टॉपिक या जो भी पॉइंट आपका नहीं लिखा हुआ या नहीं याद है तो आप उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, ये एग्ज़ाम के पहले रिवीजन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए।
राग गौर सारंग की जाति है वक्र संपूर्ण की। फिर है राग मारवा की जाति क्या है, तो साडव साडव जाति का राग है राग मारवा। फिर राग मारवा का संप्रकृति राग पूछा है तो ये पूरिया हो जाती है। राग पूर्वी का वादी स्वर ग है और राग पूर्वी के जो संधि प्रकाश राग है। राग सोहनी का ठाठ है मारवा। राग सोहनी का गायन समय है रात्रि का अंतिम प्रहर। राग सोहनी का गायन समय क्या है, रात्रि का अंतिम प्रहर। राग सोहनी की जाति है औडव साडव। राग मुल्तानी की जाति है औडव संपूर्ण। राग शुद्ध कल्याण का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। राग शुद्ध कल्याण की जाति है औडव साडव। ठीक है, राग शुद्ध कल्याण की जाति क्या है, औडव साडव है। फिर राग शुद्ध कल्याण बना है किससे, कल्याण और भूपाली के मेल से बना है। ठीक है, कल्याण और भूपाली के मेल से बना है शुद्ध कल्याण। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे स्वर दिया गया है। ठीक है, दिया गया सा म प म ग म रे सा, यह किस राग को दर्शाता है, तो ये राग बहार को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग कोमल है। फिर है सा म प म ग म नी ध नि सा, यहाँ भी ग कोमल है, यहाँ भी राग बहार हो रहा है। ठीक है, कोमल को भी देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, जो कौन सा स्वर कोमल लग रहा है, जो कौन सा राग हो रहा है। ठीक है, फिर है सा म रे प, यह कौन सा राग है, तो ये हो जाता है मियाँ मल्हार। फिर है म प नी ध नि सा, यहाँ पे नी कोमल लग रहा है, मियाँ मल्हार हो जाएगा। सा नी प म प ग म रे सा, यहाँ पे नी ग दोनों कोमल लग रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे मियाँ मल्हार ही हो रहा है। फिर है म रे प म ग म रे सा, यहाँ भी मियाँ मल्हार, यहाँ ग कोमल लग रहा है। फिर है नी ध नि सा, ये मियाँ मल्हार है यहाँ भी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये सब ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, फिर है नी रे ग म ग म रे ग, यहाँ पर म तीव्र है दोनों। ठीक है, रे कोमल म तीव्र, त्रिपुरिया हो गया। म ध नी रे नी ध म ग, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी म तीव्र है और रे कोमल है, तो पुरिया ही हुआ। फिर है सा रे ग म प नी ध स, ये छाया नट राग है। फिर प रे ग म प ग म रे, ये छाया नट ही होगा। फिर है म नहीं, इसमें प रे सा ध प सा, ये भी छाया नट बोल रहा है। फिर है रे ग म नी ध प रे, ये भी छाया नट है। और फिर लास्ट है हमारा, लास्ट में बोल रहा है प सा रे सा ध प रे, ये भी छाया नट है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। राग का बोल पकड़, ये सब आरोह अवरोह, ये सब पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लेलिस्ट यहाँ लगा दिया, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट यहाँ लगा दिया गया है, सेट का भी और म्यूजिक का सेट भी है इसमें, और म्यूजिक का वन लाइनर सीरीज़ का भी है, करंट अफेयर्स का है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिएगा।